चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर। सो अपन ने ऊपर पढ़ा है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज जो होगी उसके ऊपर जीएसटी अभी एप्लीकेबल हो चुका है, एक्शनेबल क्लेम पे नहीं आता है बट ऑनलाइन मनी गेमिंग पे आएगा। सेक्शन नंबर 24 अपन ने पढ़ा था मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, पर्सन लाइबल टू रजिस्टर। सो सेक्शन नंबर 24 बोलता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। Since online money gaming have become taxable by amendment to Schedule 3 of CGST Act with effect from October 23, every person supplying online gaming from a place outside India is required to obtain registration compulsorily. So जो अपन ने सेक्शन 24 है रजिस्ट्रेशन का, ITNRI इको बराबर है, वहां पे और एक ओ ऐड हो गया है। पहली बात तो इन लोग को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, अगर टर्नओवर 1 रुपया होगा तो भी नंबर लेना पड़ेगा। तो उसमें और एक ओ ऐड हो गया है कि अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज कोई आउटसाइड इंडिया से भी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम टैक्सेबल। ओके, requirement of physical application presence of applicant for physical verification of business premises are done with। सो पहले क्या किया था इन लोग ने, रूल बनाया हुआ था कि अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो आप लोगों का फिजिकल इंस्पेक्शन होएगा, फिर जाके आपको नंबर मिलेगा। अभी तो आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया। हाउएवर अभी भी लॉ में लिखा हुआ है रूल 9(1) के अंदर, अगर आधार ऑथेंटिकेशन किसी ने नहीं किया, या तो उसने ऑप्ट आउट कर लिया आधार ऑथेंटिकेशन से, या तो आधार ऑथेंटिकेशन किया है बट गवर्नमेंट को डेटा एनालिसिस की वजह से लग रहा है कि यार नहीं इसका तो फिजिकल इंस्पेक्शन करना जरूरी है, बराबर है, या प्रॉपर ऑफिसर को अपने ओपिनियन में लग रहा है कि इसको रजिस्ट्रेशन नंबर देने से पहले फिजिकल इंस्पेक्शन करना कंपलसरी है। सो नॉर्मली आप अगर अप्लाई करते हो तो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, आपको नंबर मिल जाता है बेस्ड अपॉन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। बट 3 केस में फिजिकल वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया या तो फेल हो गए। सेकेंड पॉइंट, आप लोगों ने अगर सपोज आधार ऑथेंटिकेट किया है बट डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे सॉफ्टवेयर बोल रहा है इसका फिजिकल इंस्पेक्शन करना जरूरी है, या तो फिर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि नहीं मुझे फिजिकल इंस्पेक्शन करके ही नंबर देने का है, तो ये 3 केस में फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल है। बट यहाँ पे ऐसा बोला हुआ था कि रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड विद इन 30 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर रूल 25। तो यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन है वो डिलीट कर दिया, मतलब अभी वो जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो प्रेजेंट नहीं भी होएगा ड्यूरिंग द फिजिकल इंस्पेक्शन तो भी वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कुछ नया अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ एक प्रोसीजर में ट्विक कर दिया है कि मेरे ऑफिस का अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और गवर्नमेंट को फिजिकल इंस्पेक्शन करना है तो प्रीवियस लॉ में मुझे वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी था, अब मुझे वहां पे प्रेजेंट होने का जरूरत नहीं है। Where a proper officer is satisfied that physical verification of a place of business is required after the grant of registration, he may get such verification of the place of business done, and verification report along with other document including photograph shall be uploaded on common portal within 15 working days from the date of such verification. Where physical inspection verification of a person is required before the grant of certification, the proper officer shall get such verification of the place of business done, and verification report including photograph shall be uploaded in the common portal at least 5 working days prior to the date of completion of time period of in the said proviso। सो बेसिकली ये प्रोसीजर ऑफिसर के लिए एप्लीकेबल है, अपने लिए नहीं है, तो अपने एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए। बट अगर रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद उन लोगों को फिजिकल इंस्पेक्शन का जरूरत पड़ा तो 15 डेज में वो उसका डेटा अपलोड करेंगे, और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर देने से पहले फिजिकल इंस्पेक्शन किया है तो एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर
टू द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड, मतलब ऊपर बोला था कि 30 डेज में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो एटलीस्ट 5 दिन, मिनिमम 5 दिन पहले उसको वो अपलोड करना पड़ेगा, फोटोग्राफ एंड सारे जो रिपोर्ट वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो अपलोड करना पड़ेगा। ओके, सो पहला अमेंडमेंट था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर जो इंडिया के बाहर है उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सेकेंड अमेंडमेंट है फिजिकल इंस्पेक्शन करना जो जरूरी है, वो आज भी सेम रूल है, बस जो पर्सन है उसका प्रेजेंस होने का जरूरत नहीं है। एंड जो डेट, जो फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट है एंड फोटोग्राफ है वो अपलोड कभी करना है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन है तो 15 दिन में करना है, बिफोर रजिस्ट्रेशन है तो एटलीस्ट 5 डेज टू द एक्चुअल डेट, जो भी सर्टिफिकेट का डेट है उसके एटलीस्ट 5 डेज पहले उसको अपलोड करना पड़ेगा। Details of bank account required to be furnished by applicant within 30 days from the date of grant of registration or filing of GSTR1 whichever is earlier। तो ओल्ड प्रोविजन में ऐसा बोला हुआ था कि अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया है तो रूल नंबर 10A के हिसाब से आपको बैंक अकाउंट डिटेल अपलोड करना पड़ेगा। ये जो पुराना रूल 10A है उसके हिसाब से 45 डेज या तो 3B का जो डेट है विच एवर इज अर्लियर था। तो अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप बैंक डिटेल्स अपलोड कर रहे हो तो बैंक डिटेल्स अपलोड करने का टाइम 45 डेज है, या तो जीएसटीआर 3B फाइल करोगे विच एवर इज अर्लियर। अब इन लोग ने दोनों डेट में चेंजेस कर दिया है, 45 डेज को इन लोग ने 30 डेज कर दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या तो GSTR1 फाइलिंग का डेट विच एवर इज अर्लियर। सो रूल नंबर 10A स्पीक्स अबाउट बैंक डिटेल्स। सो बैंक डिटेल्स आपको अपलोड करना पड़ता था पहले 45 डेज और 3B विच एवर इज अर्लियर। अब आपको अपलोड करना पड़ेगा 30 डेज या तो GSTR1 विच एवर इज अर्लियर, ओके। System based suspension of registration in case of failure to furnish the details of a valid bank account within stipulated time, automatic revocation of the furnishing of said detail। बराबर है। सो अगर आपने बैंक डिटेल सबमिट नहीं किया है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सस्पेंड हो जाएगा, और जब भी आप अपलोड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सस्पेंशन रिवोक भी हो जाएगा। बराबर है। सो रूल 21 has been substituted to provide as follow, where a comparison of return furnished by registered person under section 39 मतलब GSTR3B with details in GSTR1 or detail of inward supply derived on the detail of outward supply by the supplier in 1 GSTR2A2B और सच अदर एनालिटिक कैरिड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो वो मेरे को क्या बोलता है, रूल 21(2)A सस्पेंशन की बात चलती है। वो बोलता है कि जब आपने 3B जो अपलोड किया है, अगर वो मिसमैच हो रहा है, अगर वो मिसमैच किससे हो रहा है, GSTR1 एंड GSTR2A2B से। तो 1 में आपका आउटवर्ड सप्लाई 5 लाख का है, बट 3B में आपने आउटवर्ड सप्लाई से 4 लाख बता दिया, या ITC 2A2B में 3 लाख था, आपने इधर 4 लाख का क्लेम कर दिया। बराबर है। सो शोज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और एनोमलीज indicating contravention of the provision of CGST Act leading to cancellation of registration of such person, or there is a contravention of the provision of rule 10A, ये नया ऐड किया है, the registration of such person shall be suspended। तो ऊपर वाला पैराग्राफ वही है कि आपका नंबर कभी वो सस्पेंड कर सकता है। सो ये अमेंडमेंट नहीं है, ये न्यू एंट्री है। तो अगर आपका 3B आपके 1 या 2A 2B से मैच नहीं हो रहा है और सब्सटैंशियल डिफरेंस है तो आपका नंबर कैंसिल हो सकता है। प्लस अगर आपने रूल 10A फॉलो नहीं किया, रूल 10A मतलब जो अपने ऊपर पड़ा, बैंक डिटेल्स आपको 30 डेज या GSTR1 विच एवर इज अर्लियर पे आपको फाइल करना पड़ेगा। सो अगर आपने रूल 10A फॉलो नहीं किया तो आपका नंबर जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा।
The said person shall be intimated in prescribed form by sending communication to his email address provided at the time of registration or as amended from time to time. In this intimation for suspension and notice for cancellation of registration, the said difference and anomalies are highlighted and the said person is asked to explain within 30 days. तो वो आपको पहले नोटिस आएगा कम्युनिकेशन का कि आपने रूल 10A में बैंक डिटेल फर्निश नहीं किया है, तो हम लोग आपका नंबर सस्पेंड कर रहे हैं और आपको 30 डेज का टाइम मिल जाएगा उसका आंसर देने के लिए। तो अगर आपने बैंक डिटेल सबमिट कर दिया तो नंबर कैंसिल ही नहीं होएगा, नहीं सबमिट किया तो कैंसिल होएगा, जब सबमिट करोगे वापस से मिल भी जाएगा। Further, third proviso has been inserted to 21A4 to provide that where registration has been suspended as above for contravention of provision of Rule 10A, registration has not already been cancelled by the proper officer under Rule 22, suspension shall be deemed to be revoked on compliance. तो वो वही है वापस से कि जब आप कंप्लायंस करोगे तो वापस से आपका हो जाएगा, बराबर है। आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो कैसे लेने का है, तो रजिस्ट्रेशन आप जैसे लेते हो वैसे ही लोगे, बट जब रजिस्ट्रेशन लिया है तो वहां से आपको बैंक डिटेल रूल 10A के अकॉर्डिंग फर्निश करना पड़ेगा। पुराने वाले रूल में 10A के अंदर बैंक डिटेल फर्निश करने का टाइम क्या था, पुराने रूल 10A में 45 डेज और 3B विच एवर इज अर्लियर था, अभी 30 डेज और 1 विच एवर इज अर्लियर हो गया है। प्लस अगर आपने डिटेल टाइम पे फर्निश नहीं किया तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाएगा और जब आप फर्निश करोगे तो रिवोकेशन भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अप इज टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इंक्रीज्ड टू 90 days and extension 180 days is permitted on sufficient cause being shown। तो ये सब प्रोसीजर के छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं। A registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may, subject to provision of Rule 10B, submit application for revocation within 90 days और ये 90 days भी further 180 days तक extend हो सकता है। So revocation of cancellation के लिए पहले जो टाइम लिमिट था 30 डेज का वो अभी चेंज होके 90 डेज हो गया है और 90 डेज के एक्सटेंशन में फर्दर 90 डेज मिलेगा, दैट इज टोटल 180 डेज हो गया। ओके, फिर गवर्नमेंट ने एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम बनाई थी। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम बनाई थी तो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर पर्सन सप्लाइंग OIDR सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, अब वो स्कीम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया के लिए भी अवेलेबल है। सो पहले जो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम था वो सिर्फ OIDR नेटफ्लिक्स को अवेलेबल था जो इंडिया के बाहर है। अब गवर्नमेंट बोलता है कि वो ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को भी एप्लीकेबल है जो इंडिया के बाहर है, बिकॉज उन लोग को भी अभी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है एंड इवन दे आर आउटसाइड इंडिया, तो उन लोग नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो सिंप्लीफाइड स्कीम इन लोग को अवेलेबल करवा दी। सेवेंथ इशू क्लेरिफिकेशन जो इन लोग ने किया है वो बोलता है अनरजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट permitted to supply goods through electronic commerce operator and special procedure is to be followed by such electronic commerce operator। तो बेटा रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 24 में अपन ने पढ़ा था कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं था पहले से भी, पहले था कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी था। अब इन लोग ने अमेंडमेंट लाया जो मैं बहुत सालों से बोल रहा हूं कि इन लोग को एग्जेम्पशन या वो 20 लाख का लिमिट देना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसको परमिट कर दिया। अगर आज नीरज गुड्स बेच रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, अगर नीरज आज गुड्स बेच रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू और नीरज का टर्नओवर 20 लाख के नीचे है तो नीरज को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं होएगा। नीरज को कंपलसरी नहीं होएगा, 20 लाख के ऊपर जाएगा तो ही नंबर लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। प्रोवाइडेड 3 कंडीशन है कि नीरज को इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए,
such person shall make supply of goods through ECO in more than one, not make supply in more than one state or union territory, and such person shall require to have PAN issued under income tax law. So मेन तीन कंडीशन, पहले तो फर्स्ट लाइन से पढ़ रहा हूं. With effect from October 23, notification 34/23 dated 31st July 23 provide that person making supply of goods through an ECO who is required to collect TCS under section 52 and having an aggregate turnover in preceding financial year and in current financial year, दोनों साल, लास्ट ईयर एंड करंट ईयर दोनों में आपका टर्नओवर वो लिमिट से कम होना चाहिए. 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख जो लिमिट आपको एप्लीकेबल है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉलोइंग कंडीशंस. इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए. Such person shall not make supply of goods through ECO in more than one state. तो ECO के थ्रू भी एक से ज्यादा स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता है. पैन होना उसके पास जरूरी है. Such person shall, before making supply through such electronic commerce operator, declare on a common portal. तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके आप अपना पैन, आपका एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपको बताना कंपलसरी है. तो ऑब्वियस सी बात है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हो बट आपको तीन डेटा गवर्नमेंट को अवेलेबल करवाना पड़ेगा. वापस से फोर्थ पॉइंट रीड कर रहा हूं. Person shall, before making supply through ECO, declare on common portal their PAN, address of their place of business, and the state or union territory in which person seeks to make supply, which will be subjected to validation on common portal. तो पहले अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेच रहा था तो मुझे नंबर लेना जरूरी था. अब मुझे नंबर नहीं देना है बट इंटीमेशन देना है, मेरा पैन, मेरा एड्रेस और स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पे मैं सप्लाई करने वाला हूं. तो महाराष्ट्र में गुड्स बेचने वाला हूं तो महाराष्ट्र का डिटेल डालना है. Such person shall be granted an enrollment number on common portal on successful validation of PAN declared above. Such person shall not be granted more than one enrollment number in a state or union territory. No supply of goods shall be made by such person through ECO unless एनरोलमेंट नंबर आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप ECO के थ्रू नहीं गुड्स बेच नहीं सकते हो. एनरोलमेंट नंबर के बाद ही बेचोगे. Where such person are subsequently granted registration under section 25, 25 मतलब voluntary registration वो ले रहा है, the enrollment number shall cease to be valid with effect from. तो पहले आपको एक टेम्पररी एनरोलमेंट नंबर मिला था जिसपे आपको जीएसटी नहीं पे करना है, सिर्फ गवर्नमेंट आपको डिटेल अवेलेबल कर दोगे, पैन, एड्रेस और आपका स्टेट जहां पे आप गुड्स बेचोगे. आप जैसे अवेलेबल करोगे एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा और फिर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर सकते हो विदाउट रजिस्ट्रेशन. बट अगर बाद में लेटर ऑन आपने नंबर ले लिया तो जिस दिन से नंबर आएगा नंबर वैलिड हो जाएगा और जो एनरोलमेंट आईडी था वो इन एप्लीकेबल मतलब इफेक्टिव नहीं रहेगा. Apart from this, with effect from October 23, a special procedure have been laid down under 148 to be followed by e-commerce operator. मतलब सप्लायर को ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को एप्लीकेबल है अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है तो. The e-commerce operator has to ensure that no interstate supply would be made and supply made by such unregistered person PAN wise is declared in his GSTR 8. The aggregate total turnover made through ECO would be PAN wise. In online mode it will be PAN based trail. बराबर है, सिंपल है. पहले तो मैं सप्लायर हूं, मेरे को पहले अलाउड ही नहीं था विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर ई कॉमर्स के थ्रू बेचना. अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है. गवर्नमेंट बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी. पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइडेड आपके पास पैन होना चाहिए, आपको दूसरे स्टेट में गुड्स नहीं बेचना चाहिए और आपको एनरोलमेंट आईडी लेना चाहिए. ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये अभी सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू था, अभी अमेजॉन का पॉइंट ऑफ व्यू है. अगर अमेजॉन के थ्रू कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है तो अमेजॉन को मेक श्योर करना है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा है. सेकेंडली अमेजॉन को उसका टर्नओवर, टीसीएस तो काटेगा नहीं बट उसका जो टर्नओवर है वो उसको जीएसटीआर 8 में डिक्लेयर करना पड़ेगा पैन बेस्ड. अपन ने टीसीएस में पढ़ा था कि हर एक सप्लायर का टीडीएस टीसीएस अलग अलग जाता है जीएसटी नंबर के हिसाब से. जीएसटी नंबर के हिसाब से यहाँ पे पैन के हिसाब से जाएगा.
बराबर है। Okay. The said notification provides that ECO is required to collect tax at source under section 52 has been notified as a class of person who shall follow the special procedure. Point number 1, ECO shall allow supply only if, तो जब भी तक नीरज एनरोलमेंट नंबर नहीं दे रहा है तभी तक ECO उसको सप्लाई करने नहीं देगा। Amazon को मेक श्योर करना है कि मैं इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा हूं। ECO shall not collect tax at source in respect of supply made through it। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था 52 के अंदर कि ECO के थ्रू सप्लाई करोगे तो TCS एप्लीकेबल होएगा, बट यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है तो TCS लेने का जरूरत नहीं है। और Amazon को GSTR 8 में उसका टर्नओवर डिटेल डालना कंपलसरी है। Where multiple ECO are involved in a single supply of goods through e-commerce operator platform, ECO shall means ECO who finally releases the payment to the said person। So अगर multiple ECO है तो in that case जो ultimately मुझे पैसा देने वाला है वो ECO को ये सारे compliance करने पड़ेंगे। Simple as that। वापस से पढ़ेंगे एक बार। यहाँ पे मेरे को बोलता है अनरजिस्टर्ड पर्सन पहले ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता था, उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी था। अब गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हो फिर भी आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकते हो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करोगे, आपके पास पैन होएगा और आपको एनरोलमेंट नंबर लेना कंपलसरी है। ईसीओ को भी बोला है ईसीओ हैज टू मेक श्योर दैट बिना एनरोलमेंट नंबर के वो गुड्स ईसीओ के थ्रू नहीं बेच सकता है। इंटरस्टेट सप्लाई ईसीओ हैव टू मेक श्योर के सामने वाला नहीं करे, टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होएगा उसके ऊपर, और जीएसटीआर 8 में सारा डिटेल सबमिट करना पड़ेगा ईसीओ को, वो सप्लायर का। ओके, ये ऑलरेडी अमेंडमेंट अपन ने कंपोजिशन स्कीम में पढ़ लिया है। पहले कंपोजिशन डीलर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता था, अब कंपोजिशन डीलर गुड्स बेच सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सर्विस वालों को अभी भी परमिटेड नहीं है, गुड्स वालों को परमिट हो गया है। तो कंपोजिशन स्कीम है, ऊपर था रजिस्ट्रेशन, इधर है कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर जो है वो अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है इट इज नॉट परमिटेड। पहले, अभी परमिटेड है, सर्विस स्टिल नॉट परमिटेड, और ये सब अपन ने किया हुआ है। टीसीएस, इंटरस्टेट सप्लाई, एवरीथिंग विल बी एप्लीकेबल। सो दैट वाज अमेंडमेंट टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बराबर है। एक क्विक समराइज करा दूं तो पहले वो बोलता है ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया है। सेकेंड, अगर आपका फिजिकल इंस्पेक्शन होने वाला था पहले तो फिजिकल इंस्पेक्शन के टाइम पे पर्सन का होना जरूरी था, अब वो नहीं होएगा तो भी चलेगा। बराबर है। सिमिलरली अगर ऑफिसर ने नंबर देने के बाद फिजिकल इंस्पेक्शन किया है तो 15 दिन में वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करना है, बिफोर किया है तो एटलीस्ट 5 दिन पहले करना है फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। बैंक डिटेल सबमिट करने का टाइम 45 और 3B को सब्सटीट्यूट होके 30 और 1 विच एवर इज अर्लियर हो गया है। अगर आपने बैंक डिटेल टाइम पे सबमिट नहीं किया है तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाएगा, आपको नोटिस आएगा, नोटिस का रिप्लाई करो, नहीं रिप्लाई किया तो सस्पेंशन हो जाएगा। जब आप बैंक डिटेल दोगे तो नंबर वापस से मिल भी जाएगा। आपको रिवोकेशन मतलब अगर आपका नंबर कैंसिल हो गया है और नंबर आपको वापस चाहिए तो 180 डेज का टाइम था, जो अभी सॉरी पहले 30 डेज का टाइम था, अभी 90 डेज का टाइम हो गया है, प्लस एक्सटेंशन के साथ 180 डेज और मिल सकता है। देन सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम जो सिर्फ ओआईडीआर को एप्लीकेबल थी, अभी ऑनलाइन मनी गेमिंग जो आउटसाइड इंडिया है उन लोगों को भी एप्लीकेबल है। थर्डली, पहले अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे थे तो नंबर लेना मैंडेटरी था, अब मैंडेटरी नहीं है, आपका टर्नओवर लेस देन वो स्पेसिफाइड लिमिट होना चाहिए, बट आप इंटरस्टेट सप्लाई अभी भी नहीं कर सकते। एंड लास्टली, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकता है बट इंटरस्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है।